ओके, तो इस वीडियो में हम पार्टिकल इन अ बॉक्स या पार्टिकल इन वन डायमेंशनल इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल का प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। ये बहुत ही स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है क्वांटम फिजिक्स में, जो अंडर ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको पार्टिकल इन अ बॉक्स भी कहा जाता है या पार्टिकल इन अ वन डायमेंशनल इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल भी कहा जाता है। ठीक है, दोनों नाम्स अल्टरनेट चेंजेबली यूज़ किए जाते हैं एग्ज़ाम्स में। तो यहाँ पे क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है कि हमें सबसे पहले क्या बताना है, हमें टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन बताना है क्या होता है। ठीक है, इक्वेशन लिखनी है और उस इक्वेशन के अंदर जितने भी सिंबल्स आ रहे हैं सबकी मीनिंग लिखनी है, और फिर उसके बाद हमें जो पार्टिकल इन अ बॉक्स प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना है, तो वो हम देखेंगे। पहले टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन जो है वो देख लेते हैं क्या होता है। तो हमारा जो टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन जो है बहुत ही सिंपल फॉर्म में आप इसको लिख सकते हो, एच साई इक्वल्स ई साई। ये हमारा टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन होता है। अब यहाँ पे हम बताएंगे कि इसके जो अलग अलग सिंबल्स हैं उनका क्या मतलब होता है। तो एच जो होता है उसको आप हैमिल्टोनियन ऑपरेटर कहते हैं, और ध्यान रखिएगा कि जो ऑपरेटर होता है, ठीक है, उसके ऊपर ये हैट इस तरह से सिंबल लगाया जाता है, इस तरह से। ठीक है, इसको अगर आप रीड करोगे तो इसको एच हैट बोलोगे। ठीक, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। हैमिल्टोनियन ऑपरेटर जो होता है उसमें दो कंपोनेंट्स होते हैं। या हैमिल्टोनियन ऑपरेटर आप ऐसे समझो कि ये जो है वो पार्टिकल की टोटल एनर्जी बताता है। ठीक है, टेल्स द टोटल एनर्जी ऑफ पार्टिकल। ठीक है, अब टोटल एनर्जी में आपको यूजुअली पता है कि दो तरह के दो फॉर्म ऑफ एनर्जी हो सकती है पार्टिकल के पास, या तो काइनेटिक एनर्जी हो सकती है या पोटेंशियल एनर्जी हो सकती है। तो उसी तरह से इस हैमिल्टोनियन ऑपरेटर में भी दो टर्म्स होते हैं। क्या वो दो टर्म्स होते हैं वो भी देख लेते हैं। पहला टर्म जो होता है इसमें वो आपका होता है माइनस एच बार स्क्वायर ओवर 2m डेल 2/del x²। ठीक है, ये आपका काइनेटिक एनर्जी टर्म होता है, लिख देते हैं, ये हमारा काइनेटिक एनर्जी टर्म है। एंड जो हमारा दूसरा टर्म होता है वो ऑब्वियसली पोटेंशियल एनर्जी टर्म होगा। पोटेंशियल एनर्जी टर्म को हम v ऑफ x लिखते हैं। ठीक है, ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी टर्म है। ओके, तो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर में ये दो कंपोनेंट्स होते हैं, काइनेटिक एनर्जी टर्म होता है और एक पोटेंशियल एनर्जी टर्म होता है। जो पोटेंशियल एनर्जी टर्म है वो काफ़ी सिंपल है, जो भी आपका पोटेंशियल v होगा, ठीक है, उस रीजन में जहाँ पे आप अपना टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व करने वाले हैं, उस रीजन में जो भी पोटेंशियल है v ऑफ x वो होगा। काइनेटिक एनर्जी टर्म जो होता है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। ठीक है, पहले इसमें एक पहला जो पार्ट आता है वो माइनस एच बार स्क्वायर ओवर 2m आता है, ये तो कांस्टेंट होता है। एच बार आपको पता है रिड्यूस प्लैंक्स कांस्टेंट है। m जो भी पार्टिकल के लिए आप सॉल्व कर रहे हो उसका मास है। अगर आप इलेक्ट्रॉन के लिए सॉल्व कर रहे हो तो इलेक्ट्रॉन का मास होगा, किसी प्रोटॉन के लिए सॉल्व करो तो प्रोटॉन का मास होगा, एंड सो ऑन। del 2/del x² जो होता है ये आपका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू पोजिशन x। ठीक है, हम यहाँ पे ध्यान दीजिए, हम वन डायमेंशनल केस के बारे में सॉल्व करने वाले हैं, इसीलिए आप देख सकते हो कि केवल एक ही डायमेंशनल का वेरिएबल x आ रहा है। अगर थ्री डायमेंशनल वेल होता तो फिर x, y और z तीनों आते हैं, मतलब del 2/del x² प्लस del 2/del y² प्लस del 2/del z²। यहाँ पे हम सिंपल केस, एकदम सिंपलेस्ट वन डायमेंशनल केस देखने वाले हैं, इसीलिए केवल del 2/del x² हमारा ऑपरेटर आ रहा है। तो ये हमारा हैमिल्टोनियन ऑपरेटर हो गया। ठीक है, पहला हमने बता दिया। ई जो होता है, ठीक है, वो आपका होता है ई एनर्जी होती है। ठीक है, हम अब बोलोगे आपकी अभी तो हैमिल्टोनियन एनर्जी बता रहा था, तो वेल एक्चुअली होता क्या है कि हैमिल्टोनियन जो है वो एक ऑपरेटर है। ठीक है, हैमिल्टोनियन जो ऑपरेटर है वो जब साई पे एक्ट करता है, ठीक है, साई पे एक्ट करने का मतलब हुआ कि हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है, मतलब वो ऑपरेट कर रहा है, कुछ कर रहा है। ठीक है, तो हैमिल्टोनियन किस पे ऑपरेट करता है, साई, जो कि वेव फंक्शन होता है पार्टिकल का, जिसके बारे में अभी देखेंगे हम, उस पर ऑपरेट करता है। और उसको उस पर ऑपरेट करने के बाद हमें क्या देता है, वो पार्टिकल की एनर्जी ई देता है। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में आप ऐसे समझो कि अभी एच साई पे ऑपरेट करने वाला है, और राइट हैंड साइड में साई ने एच पे आपके हैमिल्टोनियन ने साई पे ऑपरेट कर दिया है, वेव फंक्शन पे ऑपरेट कर दिया है, और ऑपरेट करने के बाद आपको रिजल्ट में क्या दिया है, पार्टिकल की एनर्जी दी है। ठीक है, जो भी आपका पार्टिकल का फाइनल एनर्जी आएगा, ठीक है, वो एनर्जी आपको दिया है। अब ये जो एनर्जी होती है, ठीक है, आपका जो पार्टिकल है ये एनर्जी होल्ड कर सकता है। ठीक है, इसको एक्चुअली जो है हम पार्टिकल का जो आइगन स्टेट की एनर्जी होती है वो आइगन एनर्जी हम इसको कहते हैं। ठीक है, ई जो होता है वो होता है हमारा आइगन एनर्जी।
आइगन एनर्जी ऑफ आइगन स्टेट। तो अब आपको हो सकता है यहाँ पे मन में सवाल आ रहा हो कि ये आइगन एनर्जी क्या होता है, आइगन वर्ड का क्या मतलब है, आइगन एनर्जी, आइगन स्टेट, उसका क्या मतलब है। तो देखिए क्वांटम फिजिक्स में क्या होता है कि जो पार्टिकल होता है वो सारे पॉसिबल एनर्जी लेवल्स होल्ड नहीं कर सकता, कुछ डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स ही होल्ड कर सकता है। जैसे कि इसका एक एग्जांपल आपका हाइड्रोजन आइटम है। याद करिए हाइड्रोजन आइटम में जो होते हैं आपके डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स होते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन आइटम में आपका प्रोटॉन हुआ, फिर डिस्क्रीट एनर्जी लेवल n=1, n=2, n=3। जो ऑर्बिट्स होते हैं ये डिस्क्रीट लेवल्स होते हैं, ठीक है। आपको n=1.5 कहीं बीच में नहीं मिलेगा, ठीक है, ये एग्जिस्ट नहीं करता है। तो जो जिन पॉसिबल ऑर्बिट्स में वहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करता था हाइड्रोजन आइटम में, वो आपके इलेक्ट्रॉन के आइगन स्टेट्स हो जाते थे, ठीक है। तो जो n=1, n=2, n=3 जो है ये आइगन स्टेट हो जाएंगे, जो पॉसिबल ऑर्बिट में आपका इलेक्ट्रॉन मूव कर सकता है, और उस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होती है वो उसकी आइगन एनर्जी बन जाती है। तो n=1 लेवल में इलेक्ट्रॉन की जो भी एनर्जी होगी वो उसकी आइगन एनर्जी होगी। उसी तरह से यहाँ पे इन पार्टिकल इन अ बॉक्स में भी हम देखेंगे हमें अलग अलग आइगन स्टेट मिलेंगे, मतलब जहाँ पे आपका पार्टिकल एग्जिस्ट कर सकता है, और हर स्टेट की एक करस्पॉन्डिंग आइगन एनर्जी होती है, ठीक है। तो ये वर्ड आपको और तब समझ आएगा, ये वर्ड की मीनिंग और क्लियर हो जाएगी जब हम पार्टिकल इन अ बॉक्स जो प्रॉब्लम है उसको हम सॉल्व करेंगे। साई जो है, ठीक है, यूजुअली साई ऑफ एक्स भी लिखा जाता है इसको, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पे साई ऑफ एक्स भी ऐड कर सकते हो। ये आपका क्या होता है, वेव फंक्शन होता है ऑफ द पार्टिकल, जिस भी के लिए आप जो है उसका जिस भी पार्टिकल के लिए आप अपना टाइम इंडिपेंडेंट स्क्रोडिंजर इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं उसका वेव फंक्शन होता है, ठीक है। तो वेव फंक्शन का खुद से तो कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है, बट जब आप वेव फंक्शन का मॉड स्क्वायर करते हैं, ठीक है, साई एक्स मॉड स्क्वायर, तो ये आपको बताता है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल, ठीक है। किसी भी रीजन में पार्टिकल को फाइंड करने की क्या प्रोबेबिलिटी होती है वो मॉड साई स्क्वायर से आपको मिलता है, ठीक है। तो साई एक्स से ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो मॉड साई एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है, जो हम देखेंगे हमारे प्रॉब्लम में। मॉड साई एक्स स्क्वायर क्या होता है, प्रोबेबिलिटी of finding the particle in any region of space। ओके, तो ये हमारा जो टाइम इंडिपेंडेंट स्क्रोडिंजर इक्वेशन है, ठीक है, उसका हमने टाइम इंडिपेंडेंट स्क्रोडिंजर इक्वेशन लिख दी, ठीक है, और उसके सारे कंपोनेंट्स जो है वो भी एक्सप्लेन कर दिए। अच्छा, आप चाहो तो एग्ज़ाम में क्या कर सकते हो, आपका जो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है उसको एक्सपैंड करके भी लिख सकते हो, जो एक्सपैंड करके दोनों टर्म्स हैं उनको भी लिख सकते हैं, तो वो भी मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो हैमिल्टोनियन में आपका पहले काइनेटिक एनर्जी टर्म आ जाएगा -h⁻² del2/del x², ठीक है, प्लस फिर पोटेंशियल एनर्जी टर्म आएगा तो v ऑफ x, आप चाहो तो x लिख सकते हो, ठीक है, और फिर उसके बाद ये पूरा h हो गया आपका जो भी स्क्वायर ब्रैकेट में है ऑफ साई = E साई, ठीक है। तो ये आपका टाइम इंडिपेंडेंट स्क्रोडिंजर इक्वेशन होता है, ठीक है। आप चाहो तो एग्जाम में ऐसे पूरा लिख सकते हो एच साई = E साई, और फिर उसके बाद जो आपका हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है उसको एक्सपांड करके, ठीक है, उसकी जो पूरी वैल्यू है वो आप डाल सकते हो। तो ये टाइम इंडिपेंडेंट स्क्रोडिंजर इक्वेशन हो गया, और उसमें क्या क्या वेरिएबल, क्या क्या सिंबल्स हैं और उनकी क्या क्या मीनिंग है वो हमने समझा दी। अब हमारा क्वेश्चन का पहला पार्ट हो गया है। अब जो पार्टिकल इन अ बॉक्स प्रॉब्लम है उसको हम सेटअप करते हैं, ठीक है। पहले हम प्रॉब्लम डिफाइन करते हैं कि हमें क्या सॉल्व करना है, और फिर उसको हम सॉल्व करते हैं। तो इस प्रॉब्लम में क्या करते हैं हम, सबसे पहले हमारा जो पोटेंशियल होता है, ठीक है, पोटेंशियल आपको याद होगा यहाँ पे जो v ऑफ x है उसको हम डिफाइन करते हैं कि जो हमारा प्रॉब्लम है वो कैसा दिखाई देता है। तो पार्टिकल इन अ बॉक्स प्रॉब्लम, सबसे पहले हम पोटेंशियल डिफाइन करेंगे। यहाँ पे हमारा जो v ऑफ x होता है, ठीक है, ये आपका दो पार्ट में होता है, ठीक है, ये पोटेंशियल आपका, एंड इसका मैथमेटिकल फॉर्म लिखने से पहले बेटर यही है कि मैं आपको पहले इसका डायग्राम बना के दिखा दूँ। तो एक्स एक्सेस आपका इधर है इस तरह से, ठीक है, एक्स एक्सेस आपका पार्टिकल का पोजीशन बता रहा है, ठीक है, कि पार्टिकल आपका क्योंकि ये वन डायमेंशनल बॉक्स है तो केवल एक ही एक्सिस आएगा, एक्स एक्सिस, और वाई एक्सिस पे जो है हम एक्चुअली जो है पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी प्लॉट कर रहे हैं, ठीक है। तो वाई एक्सिस पे आप क्या प्लॉट कर रहे हो, एक्चुअली v ऑफ x प्लॉट कर रहे हो। अब जो वन डायमेंशनल बॉक्स होता है वो कैसा दिखता है, वन डायमेंशनल बॉक्स में क्या होता है कि आपका x = 0 पे, ठीक है, x = 0 पे आपका जो पोटेंशियल होता है वो आपका इनफाइनाइट होता है,
ठीक है, मतलब ज़ीरो पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या है, वो इन्फिनिटी है। इन्फिनिटी का मतलब क्या हो गया कि मैं यहाँ पे ऐसे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ ऊपर की तरफ जाते हुए, ठीक है, और ये ऊपर की तरफ ये लाइन ग्रो कर रही है इस तरह से। तो x इज इक्वल टू ज़ीरो पे पोटेंशियल जो है वो इन्फिनिटी है। x इज इक्वल टू एल, मान लीजिए यहाँ पे कोई पॉइंट ले लेते हैं, x इज इक्वल टू एल, ये आपका बॉक्स का चौड़ाई हो जाएगा, ठीक है, विड्थ हो जाएगा बॉक्स का। तो बॉक्स का विड्थ कितना है, बॉक्स का विड्थ जो है वो इतना विड्थ है, एल विड्थ का ये आपका बॉक्स है। बॉक्स हम इसको क्यों बोलेंगे कि आपका जो पार्टिकल होगा वो ज़ीरो से एल के बीच में ही एग्जिस्ट कर सकता है। ज़ीरो से एल के बीच में पोटेंशियल का जो वैल्यू है वो ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। जो पिंक कलर से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, जो पिंक कलर से लाइन में ड्रॉ कर रहा हूँ, वो आपकी पोटेंशियल है, ठीक है। तो आप देख सकते हो ज़ीरो पे जो पोटेंशियल है उसकी वैल्यू इन्फिनिटी है, क्योंकि मैंने उसको स्ट्रेट ऊपर बना रखा है। तो ज़ीरो पे जो आपका पोटेंशियल है वो एक्सप्लोड कर रहा है, ब्लो कर रहा है, इन्फिनिटी हो जा रहा है। ज़ीरो से एल के बीच में पोटेंशियल का जो वैल्यू है v ऑफ x वो आपका ज़ीरो है, इसीलिए मैंने उसको एक्स एक्सिस पे ड्रॉ कर रखा है। ज़ीरो से एल के बीच में कोई पोटेंशियल नहीं है। एंड देन अगेन एल पे आपका जो पोटेंशियल है वो क्या होता है, इन्फिनिटी ब्लो कर जाता है अगेन, ठीक है। तो एल पे आपका जो पोटेंशियल है अगेन से इन्फिनिटी हो गया है। एंड एल के आगे, ओके, एल के आगे और ज़ीरो के पहले भी आपका जो पोटेंशियल होता है वो इन्फिनिटी होता है, ठीक है। मतलब ज़ीरो के पहले ये जितना सारा रीजन है, ठीक है, ये सब रीजन में आपका पोटेंशियल इन्फिनिटी है। एल के आगे जितना सारा रीजन है वहाँ पे भी आपका पोटेंशियल जो है वो क्या है, इन्फिनिटी है। तो आपको समझ आ रहा होगा कि इसको पार्टिकल इन अ बॉक्स प्रॉब्लम क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि कोई भी पार्टिकल इनफाइनाइट एनर्जी तो होल्ड कर नहीं सकता है, ठीक है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी इन्फिनिटी हो नहीं सकती है। तो ऑब्वियसली अगर इस यहाँ पे कोई पार्टिकल एग्जिस्ट करेगा तो वो ज़ीरो और एल के बीच में ही एग्जिस्ट करेगा, कहीं यहाँ पे, ठीक है, वो पार्टिकल कहीं यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा। ज़ीरो के पहले एग्जिस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि अगर ज़ीरो के पहले एग्जिस्ट करेगा तो फिर पोटेंशियल इन्फिनिटी हो जा रहा है। एल के बाद एग्जिस्ट करेगा तो भी पोटेंशियल एनर्जी उसकी इन्फिनिटी हो जा रही है, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो v ऑफ x को हम डिफ़ाइन कैसे करते हैं, ये इसको आप ऐसे डिफ़ाइन कर सकते हो कि ज़ीरो से l के बीच में, ठीक है, v ऑफ x की वैल्यू क्या है, ज़ीरो है। ज़ीरो व्हेन x जो है आपका क्या कहते हैं, ज़ीरो से बड़ा है और l से छोटा है, ठीक है। x एक्सिस आपका जब ज़ीरो से बड़ा है और l से छोटा है तो आपकी पोटेंशियल की वैल्यू ज़ीरो आती है, और पोटेंशियल की वैल्यू इन्फिनिटी होती है जब या तो आपका x जो है वो ज़ीरो से छोटा हो, ठीक है, ज़ीरो से छोटा मतलब ज़ीरो के लेफ्ट में, या फिर आपका जो x की वैल्यू है वो l से बड़ी हो, ठीक है, x ग्रेटर देन इक्वल टू l, यहाँ पे इक्वल टू साइन लगा रहे हैं, ठीक है। तो x इज इक्वल टू ज़ीरो पे जैसे ही आप पहुँच जा रहे हो, मतलब ज़ीरो पे जैसे ही आप पहुँच रहे हो पोटेंशियल इन्फिनिटी हो जा रही है, इसलिए यहाँ पे x इज इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू ज़ीरो लगाया है। और जैसे ही आप l पे पहुँच जा रहे हो वहाँ पे भी पोटेंशियल इन्फिनिटी हो जा रहा है, इसलिए x ग्रेटर देन इक्वल टू l लगा रखा है, तो वहाँ पोटेंशियल इन्फिनिटी हो जाता है। तो ये हमारा पार्टिकल इन अ बॉक्स प्रॉब्लम है, इसीलिए हम इसको पार्टिकल इन अ बॉक्स कहते हैं, ठीक है, ओके। अब इसके बाद हमें अपना स्क्रोडिंजर इक्वेशन जो है वो सॉल्व करना है। तो हमें पोटेंशियल तो पता चल गया है, ठीक है। क्लियरली जो है वो आपका पार्टिकल क्या कहते हैं, बॉक्स के बाहर एग्जिस्ट नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि बॉक्स के बाहर एग्जिस्ट करेगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी इन्फिनिटी हो जाएगी, ठीक है। तो आपका जो पार्टिकल है वो x लेस देन ज़ीरो या x ग्रेटर देन l में एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो पार्टिकल एग्जिस्ट करेगा तो केवल इतने रेंज में ही एग्जिस्ट करेगा। इसीलिए जब हम स्क्रोडिंजर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो हमें x लेस देन ज़ीरो या x ग्रेटर देन l वाले रीजन की टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं होती है। इसीलिए प्रॉब्लम इतना ईजी होता है, ठीक है, क्योंकि हमें बस इतने रीजन में फोकस करना है। तो हमारा जो स्क्रोडिंजर इक्वेशन है उसको हम लिखेंगे। हमारा स्क्रोडिंजर इक्वेशन क्या है, हमारा माइनस एच बार स्क्वायर ओवर 2m del 2 बाई del x2 प्लस v ऑफ x, ठीक है, साई इज इक्वल टू ई साई, ओके। यहाँ पे आप देखोगे कि हमें पार्टिकल जो है वो केवल x इज इक्वल टू ज़ीरो से l के बीच में एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, और ज़ीरो से l के बीच में आपका पोटेंशियल v ऑफ x की वैल्यू क्या है, ज़ीरो है। तो v ऑफ x की जगह हम क्या डाल सकते हैं, ज़ीरो डाल सकते हैं, ठीक है। और x लेस देन ज़ीरो और x ग्रेटर देन l में पोटेंशियल आपका इन्फिनिटी होता है, वहाँ पे पार्टिकल एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, तो ये वाले पार्ट की हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हमें केवल इस रीजन में सॉल्व करना है, तो v ऑफ x आपका सिंपली ज़ीरो हो जा रहा है, तो ये टर्म ख़त्म हो जाता है, ओके। हम चाहें तो लिख भी सकते हैं, ठीक है, लिख भी दीजिएगा आप एग्ज़ाम में कि सिंस द पार्टिकल कैन नॉट हैव इन्फिनिट एनर्जी, ठीक है, इट विल बी प्रेजेंट इन
एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो एंड लेस देन एल, इसी रीजन में आपका पार्टिकल एग्जिस्ट कर सकता है। तो एक्स लेस देन ज़ीरो एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो और लेस देन एल के बीच में आपका पोटेंशियल ज़ीरो है, तो वी ऑफ एक्स आपका सिंपली ज़ीरो हो जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा माइनस एच बार स्क्वायर ओवर 2m del 2 बाई del x 2, ठीक है। वी ऑफ एक्स आप यहाँ पे आपका क्या हो गया, ये हमने ज़ीरो डाल दिया है, ठीक है। एंड ये साई जो है आपका यहाँ पे देखो डेरिवेटिव में आ जाएगा, इज इक्वल टू ई साई हो जाएगा इस तरह से, ओके। इस डेरिवेटिव को हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, आप जो है ये एच बार स्क्वायर बाई 2m जो है इसको राइट हैंड साइड ले जा सकते हैं। तो ये आपका बन जाएगा del 2 साई बाई del x 2 इज इक्वल टू माइनस 2 m e ओवर एच बार स्क्वायर साई, ओके। ये मैंने जो माइनस एच बार स्क्वायर ओवर 2m था इसको मैंने RHS में ले गया। एंड फिर ये जो पूरा जो टर्म है इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड में ले आ रहा हूँ। तो ये हमारा क्या हो जा रहा है, del 2 साई बाय del x 2 प्लस 2me ओवर एच बार स्क्वायर साई इज इक्वल टू ज़ीरो, ओके। तो ये वाला जो मेरा इक्वेशन है वो इस तरह से सिंप्लीफाई हो गया। अब यहाँ पे हम एक चीज़ और क्या करते हैं, जो हमारा ये वाला जो टर्म होता है, ठीक है, 2me ओवर एच बार स्क्वायर, ठीक है, इसको हम k अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं कि लेट k, ठीक है, k इज इक्वल टू 2me ओवर एच बार स्क्वायर, ठीक है। और अच्छा एक चीज़ और मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ कि एच बार की वैल्यू आपको पता होगी। एच बार जो होता है वो आपका h बाई 2 पाई होता है, ठीक है। h जो होता है वो आपका प्लैंक्स कांस्टेंट होता है, और जब उसको 2 पाई से डिवाइड करते हो तो h बार आ जाता है, जिसको हम रिड्यूस प्लैंक्स कांस्टेंट कहते हैं, ठीक है। तो ये जो 2me ओवर एच बार स्क्वायर है, ठीक है, इसको हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसको हम k सब्सटीट्यूट कर दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वो उतना बड़ा टर्म है, बार बार लिखने से अच्छा है कि उसको कुछ सब्सटीट्यूट कर दिया जाए। तो k हम वहाँ सब्सटीट्यूट कर देते हैं। तो k को हम क्या बोल रहे हैं, वो 2me ओवर एच बार स्क्वायर्ड है, और h बार जो है हमें पता है वो क्या होता है, वो h ओवर 2 पाई होता है। तो आप चाहो तो h बार को h बाई 2 पाई भी यहाँ डाल सकते हो, ठीक है। तो जब उसको यहाँ डालोगे तो ये क्या हो जाएगा, 2me ओवर h स्क्वायर बाय 2 पाई का क्या हो जाएगा, 4 पाई स्क्वायर हो जाएगा। और इसको जब आप न्यूमरेटर में ले जाओगे तो ये आपका हो जाएगा 8 पाई स्क्वायर me ओवर h स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो है आपकी k की वैल्यू हो जाती है। इसको हम यहाँ पे k को वो पूरी चीज़ जो है वो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं बस, ठीक। तो इसको आप एज इट इज़ लिख सकते हो कि k जो है हमने वहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया है। क्यों किया है, ताकि हमारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाए, ठीक है, देखने में थोड़ा आसान लगे। वो हमारा हो जाएगा del 2 फाई बाई del x स्क्वायर प्लस k, अच्छा सॉरी, यहाँ पे इसको k नहीं k स्क्वायर सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। मैं बताता हूँ क्यों। इसको k स्क्वायर सब्स्टिट्यूट किया जाएगा, ठीक है। मतलब ये जो 2me ओवर एच बार स्क्वायर है, इसको मैं पूरे को मैं k स्क्वायर कह रहा हूँ, ठीक है। k स्क्वायर साई इज इक्वल टू ज़ीरो। अब ये जो होता है, ठीक है, अब यहाँ पे अगर इसको ध्यान से देखा जाए तो ये आपका सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। सेकेंड ऑर्डर क्यों, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखो तो जो वेव फंक्शन साई है उसको x के रिस्पेक्ट में 2 बार डिफरेंशिएट किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, ठीक है। तो साई को x के रिस्पेक्ट में 2 बार डिफरेंशिएट किया जा रहा है। अब हो सकता है आपने अपने प्रीवियस क्लासेस में या मैथमेटिक्स के कोर्स में आपने फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन पढ़ा हो सकता है, ठीक है। सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन भी हम कर सकते हैं सॉल्व, बट यहाँ पे फिजिक्स में हमें क्या कहते हैं, हम आपको डायरेक्टली बता देते हैं कि जो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होता है इस फॉर्म का, उसका जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, ठीक है। जनरल सॉल्यूशन of this second order differential equation is, ठीक है। इसका सॉल्यूशन क्या होता है, क्योंकि देखो हम किसके लिए सॉल्व कर रहे हैं, साई जो है हमारा वेरिएबल है, यही वेव फंक्शन, हमें पार्टिकल का जो वेव फंक्शन है वही फाइंड करना है कि ये साई है क्या, ठीक है। तो जो साई ऑफ एक्स हमारा जो वेव फंक्शन है, एक्स वेरिएबल है, एक्स के रिस्पेक्ट में साई ऑफ एक्स जो होता है वो a साइन के एक्स होता है प्लस बी कॉस के एक्स होता है। ये इसका जनरल सॉल्यूशन होता है, ठीक है। कहाँ से आ रहा है आपको उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एग्जाम में जब आप लिखोगे इसको तो ये आप यहाँ तक आप डिराइव करना, अपना सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन तक आ जाना और बोलना कि इसका जो आपका सॉल्यूशन होता है, ठीक है, साई ऑफ एक्स, वो a साइन के एक्स प्लस बी कॉस के एक्स होता है, ठीक है। अब ये a और b क्या है मैं बताऊँगा, ठीक है। k आप देख सकते हो, साइन के अंदर जो k आ रहा है और कॉस के अंदर जो k आ रहा है वो यही वाला k है, ठीक है। यही वाला k है जिस जो k स्क्वायर जो है, जिस k स्क्वायर की वैल्यू हमने
8 पाई स्क्वायर ME/H² डाल रखी है, ठीक है। तो ये के, यही वाला के है, ठीक है, ये वाला। ए और बी जो होते हैं वहाँ पे ए और बी कुछ कांस्टेंट होते हैं, ए और बी की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी, ठीक है। वेयर ए एंड बी आर सम कांस्टेंट्स। ठीक है, ये ए और बी जो है इनकी वैल्यू आपको अब निकालनी पड़ेगी। इनकी वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, बहुत ही सिंपल है। ए और बी की वैल्यू हम निकालते हैं बाउंड्री कंडीशन से, ठीक है। बाउंड्री कंडीशन क्या होती है वो अब मैं समझाता हूँ आपको। तो बाउंड्री कंडीशन समझने से पहले आपको मैं रिकॉल कराता हूँ कि जो साई ऑफ एक्स है, ठीक है, जो वेव फंक्शन होता है वो क्या बताता है। वेव फंक्शन जो आपका बताता है पार्टिकल को फाइंड, बेसिकली वेव फंक्शन का स्क्वायर, ठीक है, साई मॉड साई स्क्वायर जो आपको क्या बताता है, पार्टिकल को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी बताता है। अब अगर हम अपने पोटेंशियल वेल को ध्यान से देखें, ठीक है, तो हमने आपको बता ही रखा है कि जो पार्टिकल है वो x 0 से और l के बीच में होगा, ठीक है, इस रेंज में होगा। पर मैं अगर आपसे ये सवाल पूछता हूँ कि क्या मेरा पार्टिकल x=0 पे हो सकता है, एग्जैक्टली x=0 पे, तो आप बोलोगे नहीं, क्योंकि x=0 पे क्या हो रहा है, मेरा पोटेंशियल इन्फिनिटी चला जा रहा है, ठीक है। तो x=0 पे तो मेरा पार्टिकल नहीं हो सकता, क्योंकि x=0 पे पोटेंशियल इन्फाइनाइट हो गया है। उसी तरह से मैं दूसरा सवाल आपसे पूछूं, क्या मेरा पार्टिकल x=L पे एग्जिस्ट कर सकता है, तो अगेन आप बोलोगे नहीं, क्योंकि x=L पे अगेन हमारा जो पोटेंशियल है वो इन्फिनिटी हो जा रहा है। L से कम या 0 से ज़्यादा वैल्यू पे पार्टिकल एग्जिस्ट कर सकता है, बट अगर आप एग्जैक्टली 0 पे बोल रहे हो तो नहीं, पार्टिकल एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, ठीक है, क्योंकि हमारी ये कंडीशन की वजह से। क्योंकि यहाँ पे देखो मैंने इक्वल टू साइन यहाँ लगाया है, अगर मैंने ये इक्वल टू साइन यहाँ लगाते तब फिर हम कह सकते थे कि हाँ पार्टिकल x=0 और x=L पे एग्जिस्ट कर रहा है। बट यहाँ पे जो इक्वल टू साइन है वो यहाँ पे है, ठीक है। जब x 0 के एग्जैक्टली बराबर हो जा रहा है या x L के एग्जैक्टली बराबर हो जा रहा है तो पोटेंशियल वहाँ पे इनफाइनाइट हो जा रहा है और पार्टिकल x=0 एंड x=L पे एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। अगर पार्टिकल वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर सकता है x=0 पे और x=L पे पार्टिकल यहाँ एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, तो ऑब्वियसली उसको वहाँ पे फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0 होगी, ठीक है। जब वो यहाँ एग्जिस्ट नहीं कर सकता है तो उसको फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे क्या होगी, 0 होगी। फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी हम किससे दिखाते हैं, मॉड साई स्क्वायर से दिखाते हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ पे और यहाँ पे आपका जो मॉड साई स्क्वायर है, ठीक है, वो 0 है, तो इसका मतलब आपका साई जो है वो भी 0 होगा, क्योंकि जब 0 का स्क्वायर करोगे तो वो भी 0 ही आएगा। तो हमें यहाँ पे क्या समझ आ रहा है कि जो आपका जो वेव फंक्शन है साई, उसकी वैल्यू x=0 पे और x=L पे 0 होनी चाहिए, ठीक है। तो हम लिखेंगे कि या आप लिख सकते हो एग्जाम में या फिर आप सीधे लिख सकते हो कि अप्लाइंग बाउंड्री कंडीशन, ठीक है। सिंस द पार्टिकल कैन नॉट एग्जिस्ट एट x=0 एंड x=L, ठीक है, मतलब साई एट x=0 मॉड साई स्क्वायर, ठीक है, ये 0 होगा, ठीक है, एंड मॉड साई स्क्वायर एट x=L ये भी क्या होगा आपका 0 होगा, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग पार्टिकल इन दोनों लोकेशन पे आपका 0 होगा। अगर मॉड साई स्क्वायर 0 है तो साई भी 0 होगा, ठीक है, क्योंकि 0 का स्क्वायर करने पे ही 0 मिलेगा आपको। तो साई एट x=0 भी 0 आएगा एंड साई एट x=L पे भी आपका क्या आएगा, 0 आएगा। तो अब यहाँ पे देख सकते हो कि आपको दो इक्वेशन मिल गई। क्या क्या इक्वेशन मिल गई, एक आपका साई वेव फंक्शन x=0 डालने पे 0 आएगा और एक आपका वेव फंक्शन साई x को L डालने पे क्या आएगा, 0 आएगा। और साई का फॉर्म हमें यहाँ पता हुआ है, तो एक बार हमको यहाँ पे क्या करना है, x को 0 डालना है और एक बार x को क्या डालना है, L डालना है। तो हम एक एक करके दोनों सॉल्व कर सकते हैं। पहला वाला यहाँ पे आप सब लगा लो, ठीक है। और इसी को हम बाउंड्री कंडीशन भी कहते हैं। बाउंड्री कंडीशन क्यों कहते हैं, क्योंकि आप बॉक्स के बाउंड्री पे बैठे हो, ठीक है। x=0 और x=L आपका बाउंड्री कंडीशन है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो अप्लाइंग बाउंड्री कंडीशन। तो बाउंड्री कंडीशन जो है, पहला वाला जो इक्वेशन है उसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो हमारा वेव फंक्शन एट x=0 0 आएगा। साई का फॉर्मूला हमें पता है, a sin kx प्लस b cos kx, ठीक है, तो डालेंगे यहीं से हमारा a और b की वैल्यू आएगी, ठीक है। तो a sin, ठीक है, k टाइम्स 0, क्योंकि x की वैल्यू 0 डालनी है, ठीक है। तो k टाइम्स 0 प्लस b कोसाइन k टाइम्स 0 इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा हमारा a sin k टाइम्स 0 0 हो जाएगा प्लस b cos 0 0 हो गया, ठीक है। साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, ठीक है, और कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, ठीक है।
तो a इंटू ज़ीरो ज़ीरो हो गया, b इंटू वन b हो गया, b आपका क्या आ जा रहा है यहाँ से 0 आ जा रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, b जो है हमारा क्या होता है वो 0 होता है। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या समझ आया कि बाउंड्री कंडीशन से हमें क्या मिल रहा है कि जो हमारा साई ऑफ एक्स है, ठीक है, इसमें ये जो b है ये 0 हो जा रहा है। b 0 हो गया मतलब सेकंड टर्म एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ऑल्दो देखो ये जो है ना, जो हमने ये चीज़ लिख रखी है कि साई ऑफ एक्स a साइन के एक्स प्लस b कॉस के एक्स, ये जनरल सॉल्यूशन होता है। यहाँ पे a और b कुछ भी वैल्यू होल्ड कर सकता है। ठीक है, अब हमने अपना बाउंड्री कंडीशन लगाया। ठीक है, हमने अपना कंडीशन लगाया कि पार्टिकल भाई देखो x इज इक्वल टू 0 पे एग्जिस्ट नहीं कर सकता, और x इज इक्वल टू 0 वाला कंडीशन हमने लगाया, तो वहाँ से हमें b 0 मिल गया। ठीक है, कोई बात नहीं, b 0 हो सकता है। ठीक है, तो b को 0 डालोगे तो ये वाला पूरा पार्ट जो आपका ख़त्म हो जाएगा। ओके, और दूसरा भी हमारा एक कंडीशन और बचा हुआ है। ठीक है, ये तो हमारी फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन थी। ठीक है, सेकंड बाउंड्री कंडीशन अभी ये भी बचा हुआ है कि वेव फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू एल भी 0 होगा, तो उसको भी लगा के सॉल्व करते हैं। सेकंड हमारा साई एट एक्स इज इक्वल टू एल जो है ये भी 0 आना चाहिए। अगेन हम डालेंगे, साई हमारा क्या था, a साइन के एक्स था तो x की जगह l डालना है, प्लस b कॉस के एक्स था, x की जगह l डालना है, इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखो इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं कैसे, b हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है कि b की वैल्यू 0 है, तो b यहाँ आप 0 डाल दीजिए, साफ सीधी बात, खत्म हो जाएगा। a साइन के एल प्लस 0 टाइम्स कॉस के एल आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो सेकंड टर्म आपका ख़त्म हो गया। आपको क्या मिला, a साइन के एल जो है हमारा क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। अब देखो यहाँ पे आप दो ऑप्शन आपके पास है। ठीक है, क्या क्या दो ऑप्शन है, आप ऑप्शन जो है वो आपके ये हैं कि a साइन के एल जो है आपका 0 आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि देखो दो नंबर है और उनको मल्टीप्लाई करने पे 0 आ रहा है, या तो a 0 होगा या फिर साइन के एल 0 होगा। ठीक है, अब ईजी तो यही है कि आप बोलो कि भाई a को भी 0 कर दो। ठीक है, a को 0 करोगे तो a साइन के एल हमेशा 0 आ जाएगा, बट उससे एक प्रॉब्लम हो जाएगी, b मेरा ऑलरेडी 0 हो रखा है। ठीक है, b मेरा ऑलरेडी 0 हो रखा है, मतलब मेरा जो वेव फंक्शन साई ऑफ एक्स है उसमें सेकंड टर्म है ही नहीं, क्योंकि b को मैंने 0 कर दिया पहले ही, केवल यही वाला टर्म बचा है। अब अगर मैं a को भी 0 कर दूंगा तब तो फिर वेव फंक्शन साई ऑफ एक्स कुछ बचेगा ही नहीं। जब साई ऑफ एक्स ही नहीं बचेगा तो फिर पार्टिकल कहाँ से एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो मैं a को नहीं 0 कर सकता क्योंकि मैंने ऑलरेडी b को 0 कर रखा है, सेकंड टर्म ख़त्म कर दिया है। a को भी 0 कर दूंगा तो ये भी ख़त्म हो जाएगा, फिर साई ऑफ एक्स कुछ बचेगा ही नहीं, दोनों को अगर मैंने ख़त्म कर दिया तो a को मैंने यहाँ 0 कर सकता, मजबूरी है मेरी, क्योंकि मैंने ऑलरेडी b को 0 कर रखा है। ठीक है, तो मैं फिर यहाँ पे क्या करूँगा, मैं बोलूँगा कि a इज़ नॉट इक्वल टू 0, साइन के एल जो है वो मेरा 0 होगा। ठीक है, साइन के एल जो है मेरा 0 होगा। अब आप सोचोगे यार, अच्छा साइन जो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है, ठीक है, साइन थीटा या साइन एक्स, वो हमेशा तो 0 होता नहीं है। साइन एक्स की वैल्यू -1 से 1 के बीच में ऑसिलेट करती है। ठीक है, अगर आप साइन एक्स का ग्राफ देखो, मैं यहाँ पे बना भी देता हूँ साइन एक्स का ग्राफ। ठीक है, तो साइन एक्स का ग्राफ अगर आप देखेंगे ध्यान से, तो साइन एक्स जो है वो -1 से 1 के बीच में ऑसिलेट करता रहता है। हाँ, पर साइन एक्स की जो वैल्यू होती है वो पीरियोडिकली जो है वो 0 होती है। साइन एक्स का ग्राफ साइनोसोडल होता है, तो कुछ इस प्रकार से दिखता है, इस तरह से दिखाई देता है। ठीक है, इस तरह से इसका जो वैल्यू है +1 और -1 के बीच में ऑसिलेट करता रहता है। ठीक है, यहाँ पे आप एक्स एक्सिस पे एक्स प्लॉट कर रहे हो, या थीटा मैं बना दे रहा हूँ। ठीक है, और वाई एक्सिस पे आप साइन थीटा प्लॉट कर रहे हो। ठीक है, तो इस तरह से उसकी वैल्यू -1 और +1 के बीच में ऑसिलेट करती रहती है। पर ये कभी कभी 0 भी होता है। कहाँ कहाँ 0 होता है, साइन थीटा आपका देखो x इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू 0 पे 0 होता है। ठीक है, ये 0 है, या फिर थीटा इज इक्वल टू पाई पे 0 होता है आपका साइन थीटा, या 2 पाई पे 0 होता है, 3 पाई पे 0 होता है, एंड सो ऑन, इस तरह से। ठीक है, तो अगर मैं बोलूँ कि साइन थीटा इज इक्वल टू 0 कब कब हो रहा है, तो आप बोलोगे कि जब जब आपका थीटा जो है वो क्या हो रहा है, 0 पाई 2 पाई 3 पाई। ठीक है, मतलब 0 इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू 0 पाई 2 पाई। ठीक है, डॉट 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 इस तरह से, या इसका जनरल फॉर्मूला आप लिख सकते हो कि थीटा इज इक्वल टू n पाई। ठीक है, फॉर ऑल n इज इक्वल टू 0,1,2, सो ऑन, इस तरह से। ओके, तो जहाँ जहाँ पे आपका साइन थीटा जो है आपका कब कब 0 होता है, जब थीटा आपका n पाई होता है। ठीक है, और n जो है वहाँ पे कोई भी इंटीग्रल वैल्यू होल्ड कर सकता है। ओके, तो ये इस तरह से होता है हमारा। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि साइन के एल, अब यहाँ पे थीटा जो है आपका के एल है। ठीक है, तो के एल हमारा क्या होगा, के एल इज इक्वल टू n पाई होगा।
ओके, जो चीज़ मैंने यहाँ समझाई है वहाँ उसी से मैंने देख के लिख दिया। के एल इज इक्वल टू एन पाई, क्योंकि के एल हमारा थीटा था, और यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, के की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, के हमारा क्या आ जाएगा, एन पाई बाय एल आ जाएगा। के की वैल्यू क्या निकालना है अभी मैं समझाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से हमारा के की वैल्यू क्या आ गई, एन पाई बाई एल आ गई। इसको अगेन हम बॉक्स कर देंगे, एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है। ठीक है, ओके, जहाँ पे फॉर n इज़ इक्वल टू 1, 2, 3, इस तरह से। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे जो n है उसकी वैल्यू ज़ीरो नहीं हो सकती। ठीक है, क्योंकि अगर n की वैल्यू ज़ीरो होगी, ठीक है, तो k आपका ज़ीरो हो जाएगा। अगेन साइन ज़ीरो जो है, साइन ज़ीरो ज़ीरो होता है, वो बात सही है। ठीक है, बट यहाँ पे n की वैल्यू 1 से स्टार्ट होती है। ठीक है, ऑल्दो यहाँ पे मैंने आपको बता रखा है कि जो थीटा है वो n पाई वैल्यू होल्ड कर सकता है और n ज़ीरो से स्टार्ट होता है। यहाँ पे हमारा जो पार्टिकल है ना बॉक्स में, जब हम साइन के एल को ज़ीरो के बराबर या के एल को एन पाई करते हैं, तो हम एन की गिनती 1 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो एनर्जी लेवल होता है उसको, उसकी नंबरिंग हम 1 से स्टार्ट करते हैं। तो भी आप देखोगे जब हम एनर्जी वैल्यूज़ निकालेंगे तो एनर्जी वैल्यूज़ हम n इज़ इक्वल टू 1 से गिनना स्टार्ट करते हैं, इसीलिए हम काउंटिंग नंबर्स यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा चॉइस था। ठीक है, आप एनर्जी लेवल को कुछ भी बोल सकते थे, ज़ीरो से काउंटिंग स्टार्ट कर सकते थे। हमने चूज़ किया कि काउंटिंग 1 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन आइटम में करते थे ना, हाइड्रोजन आइटम में आपका प्रोटॉन होता था और ऑर्बिट्स होते थे, n इज़ इक्वल टू 1, n इज़ इक्वल टू 2, n इज़ इक्वल टू 3 ऑर्बिट्स होते थे इस तरह से। उसी तरह से यहाँ पे भी आपको एनर्जी लेवल दिखेंगे, मैं दिखाऊंगा अभी। तो उनकी नंबरिंग हम इसी तरह से n इज़ इक्वल टू 1 से स्टार्ट करते हैं नंबरिंग। ठीक है, तो वो हम यहाँ पे एक कन्वेंशन है कि नंबरिंग हमें 1 से स्टार्ट करनी है। ओके, के की ये वैल्यू आ गई है। ठीक है, के की वैल्यू एन पाई बाय एल आ गई है। चलो थोड़ा याद करने की कोशिश करते हैं कि एन की के की वैल्यू थी क्या, के हमारा था क्या। के जो आपका था, ठीक है, ध्यान करिए, के आपने यहाँ पे के स्क्वायर सब्सटीट्यूट किया था 2 me बाई एच बार स्क्वायर। ठीक है, या के स्क्वायर जो आपका था वो 8 पाई स्क्वायर me बाई एच स्क्वायर था। ठीक है, के स्क्वायर ये चीज़ थी। तो पहले हम जो के है उससे के स्क्वायर निकाल लेते हैं। ठीक है, हमने देखें यहाँ के निकाला है, स्क्वायर कर देते हैं, के स्क्वायर आ जाएगा। के स्क्वायर आ जाएगा एन स्क्वायर पाई स्क्वायर बाय एल स्क्वायर। ओके, एंड फिर के स्क्वायर की वैल्यू हम ऊपर से यहाँ सब्सटीट्यूट कर देंगे। के स्क्वायर की वैल्यू क्या थी, के स्क्वायर की वैल्यू थी 8 पाई स्क्वायर me ओवर एच स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ हम इसको सब्सटीट्यूट कर देंगे। के स्क्वायर की वैल्यू क्या थी, 8 पाई स्क्वायर me ओवर एच स्क्वायर इज इक्वल टू एन स्क्वायर पाई स्क्वायर बाय एल स्क्वायर। ठीक है, ये हमने सब्सटीट्यूट कर दिया। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कैंसिल हो जा रहा है। ठीक है, और हमें क्या कैलकुलेट करना था, हमें पार्टिकल की एनर्जी कैलकुलेट करनी थी। तो ई को हम इधर ही छोड़ देंगे, बाकी सारी चीज़ों को उधर ले आएंगे। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाय 8 ml स्क्वायर। ठीक है, ये पार्टिकल की एनर्जी आ जाएगी। और n की वैल्यू यहाँ पे अलग अलग n की वैल्यू हो सकती है, इसलिए मैं यहाँ पे इसको En लिख दे रहा हूँ। और यही En जो है आपका क्या है, En जो है आपकी एनर्जी आइगन वैल्यू होती है। ठीक है, अलग अलग स्टेट n की, देखिए अलग अलग स्टेट्स होते हैं, n वैल्यू अलग अलग होती है, और ये एनर्जी आइगन वैल्यू E जो है ये आपकी ये आती है। En इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाई 8 ml स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे n क्या क्या वैल्यू होल्ड कर सकता है, n इज इक्वल टू 1, 2, 3 एंड सो ऑन, इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पे हमने आधा प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया है। ठीक है, यहाँ तक हमने हाफ जो पार्टिकल इन बॉक्स का आधा प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया है। ठीक है, क्या हमने सॉल्व कर दिया है। अगर हम अगेन वापस जाते हैं थोड़ा सा हमारे स्क्रोडिंजर इक्वेशन पे, ठीक है, क्योंकि फिजिक्स में हम हमेशा बेस्ट होता है कि आपने अगर थोड़ा सा सॉल्यूशन सॉल्व किया है तो एक बार वापस जाके पहले देख लिया जाए कि जो हमने सॉल्व किया उसका कुछ मतलब निकल रहा है कि नहीं। ठीक है, तो ध्यान दीजिए हम क्या सॉल्व कर रहे थे, हम हमारा स्क्रोडिंजर इक्वेशन सॉल्व कर रहे थे। स्क्रोडिंजर इक्वेशन में एस तो हमारा हैमिल्टोनियन ऑपरेटर था। ठीक है, तो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर हमारा वेव फंक्शन पे एक्ट करता है और हमें एनर्जी देता है। तो देखिए आपने एनर्जी कैलकुलेट कर ली है। ठीक है, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर आपका क्या था, माइनस एच बार स्क्वायर बाई 2m del 2 बाई del x स्क्वायर, और पोटेंशियल आपका v ऑफ x क्या था, वो हमने जीरो डाल रखा था स्टार्टिंग में, अगर आपको याद हो। ठीक है, तो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर हमने लिया, उसको हमारे वेव फंक्शन पे एक्ट कराया और हमने एनर्जी कैलकुलेट कर ली। एनर्जी हमारी क्या आई पार्टिकल की, तो हमें उससे पता चला कि अच्छा यहाँ पे पार्टिकल जो है वो अलग अलग एनर्जी होल्ड कर सकता है। ठीक है, कोई एक एनर्जी नहीं, कई अलग अलग एनर्जी जो है आपका पार्टिकल होल्ड कर सकता है। अलग अलग एनर्जी कैसे, क्योंकि आप n की यहाँ पे आप अलग अलग वैल्यू डालोगे और आपको अलग अलग एनर्जी लेवल आपको मिलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ और अगर आप ध्यान से देखो, जो आपका एनर्जी है, ठीक है,
एनर्जी जो है वो आपके एन स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, ना कि एन के, एन स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि जो आपके एनर्जी लेवल्स हैं वो एन के साथ लीनियरली नहीं ग्रो कर रहे हैं, ठीक है, क्वाड्रेटिकली ग्रो कर रहे हैं, सेकंड पावर के साथ ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। मतलब एनर्जी जो है आपका वो लीनियरली ग्रो नहीं करेगा, स्ट्रेट लाइन की तरह ग्रो नहीं करेगा, ठीक है। पॉलिनॉमियल ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा, एन स्क्वायर या सेकंड ऑर्डर ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है, अगर मैं आपको ऐसा समझाने की कोशिश करूँ, ठीक है, आप यहाँ पे चलिए अलग अलग एनर्जी लेवल कैलकुलेट कर लीजिए। जैसे E1 क्या आएगा, ठीक है, एन की वैल्यू 1 डालेंगे तो क्या आएगा, E1 आपका आएगा h² / 8 ml²। E2 कैलकुलेट कर लेते हैं उसी तरह से, 2 डालेंगे तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4h² / 8 ml²। इसको सिंप्लीफाई मत करिए, 4/8 को ऐसा ही रहने दीजिए, ठीक है। E3 निकालते हैं तो 3 डालेंगे तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9h² / 8 ml², ठीक है। एक और कैलकुलेट कर लेते हैं, E4 कैलकुलेट कर लेते हैं तो 16h² / 8 ml²। तो ये हमारे अलग अलग एनर्जी लेवल आ गए। अगर किन्हीं भी दो कंसेक्यूटिव एनर्जी लेवल्स के बीच में अगर मैं डिफरेंस कैलकुलेट करता हूँ, जैसे मान लीजिए E2 - E1 किया मैंने, ठीक है, सेकंड माइनस फर्स्ट किया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4h² ऊपर है और यहाँ h² है, तो ये आ जाएगा 3h² / 8 ml², ठीक है। तो सेकंड एनर्जी लेवल और फर्स्ट एनर्जी लेवल के बीच में इतना गैप है, 3h² / 8 ml² का गैप है। सेकंड और थर्ड के बीच में उसी तरह से कैलकुलेट करते हैं, डिफरेंस कितना आएगा, तो E3 - E2 हमारा क्या आ रहा है, 9h² / 8 ml² - 4h² / 8 ml², तो 9 - 4 कितना हो जाएगा, 5h² / 8 ml² आ रहा है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि E2 और E1 के बीच में 3 का गैप था अगर, तो E3 और E2 के बीच में 5 का गैप आ रहा है। बाकी तो चीज़ एज इट इज़ ही है, h² / 8 ml², ठीक है। यहाँ पे अगर 3 का गैप आ रहा था, यहाँ पे 5 का गैप आ रहा है। उसी तरह से 3 और 4 के अगर बीच में कैलकुलेट किया जाए तो E4 - E3 अगर करें हम, ठीक है, तो ये 16 - 9 करेंगे तो आप कितना आ जाएगा, ये 7 आ जाएगा, ठीक है, 7h² / 8 ml²। यहाँ पे अगेन हमने क्या ऑब्ज़र्व किया, हमने ये ऑब्ज़र्व किया कि फोर्थ और थर्ड एनर्जी लेवल के बीच में 7 यूनिट्स का गैप है मान लीजिए, ठीक है। तो ये गैपिंग जो है आप वो देख रहे हो कि वो बढ़ता जा रहा है, मतलब 1 से 2 जब जा रहे हो तो 3 का गैप है, 2 से 3 जब जा रहे हो तो 5 का गैप है, 3 से 4 जब जा रहे हो तो 7 का गैप है। एनर्जी लेवल के बीच में स्पेसिंग जो है वो इंक्रीज़ करती जा रही है, ओके। तो यही पहला तो रिज़ल्ट हमारा यही है कि जो एनर्जी लेवल्स होते हैं वो डिस्क्रीट होते हैं। डिस्क्रीट क्यों होते हैं? क्योंकि वो एन की वैल्यू पे डिपेंड करते हैं। एन जो है वो डिस्क्रीट है, इंटीग्रल वैल्यूज़ होल्ड कर रहा है 1 2 3 इस तरह से। तो एनर्जी लेवल भी आपको अलग अलग एनर्जी लेवल मिलेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि पार्टिकल कोई भी एनर्जी होल्ड कर रहा है, अलग अलग एनर्जी जो है आपका पार्टिकल होल्ड कर रहा है। अच्छा, ऐसा ग्राफ जो है मैं बना के दिखाता हूँ, पर मैंने यहाँ पे सॉफ्टवेयर में बना रखा है तो आपको दिखाता हूँ मैं। तो यहाँ पे देखो ये एनर्जी लेवल मैंने प्लॉट कर रखी है, ठीक है। फॉर्मूला भी आप देख सकते हो कि लेफ्ट में है, ठीक है। मैंने वहाँ पे थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन कर दिया है, ठीक है। पार्टिकल के मास को ई को एम को मैंने 1 डाल दिया है वहाँ पे और थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन कर दिया, बट आप उसकी टेंशन मत लो, ठीक है। आप यहाँ पे जो ब्लैक लाइन्स है, जो रेड लाइन है वो आपका पार्टिकल इन अ बॉक्स है, ठीक है। आप देख सकते हो कि x = 0 पे रेड लाइन जो है वो इन्फिनिटी जा रही है, ऊपर जा रही है, तो पोटेंशियल इन्फिनिटी है। 0 से 3 के बीच में अगर आप देखो, ठीक है, 0 से 3 के बीच में अगर आप देखो तो वहाँ पे पोटेंशियल 0 है, रेड लाइन जो है 0 है, और फिर 3 पे अगेन जो है वो इन्फिनिटी हो जा रहा है। यहाँ पे मैंने L की वैल्यू 3 ले रखी है इस बॉक्स के लिए। और जो ब्लैक लाइन्स हैं, ठीक है, वो क्या है, जो ब्लैक लाइन्स हैं वो आपके एनर्जी लेवल्स हैं। तो आप देखो जैसे पहला जो एनर्जी लेवल है, सबसे नीचे जो ब्लैक लाइन है, ठीक है, वो E1 है आपकी। फिर 1 से 2 के बीच में देखो कि थोड़ा गैप है, 2 से 3 के बीच में देखो कि गैप बढ़ गया, 3 से 4 के बीच में और बड़ा गैप है, 4 से 5। आप देख सकते हो कि जो ब्लैक लाइन्स हैं, जो कॉन्जिक्यूटिव ब्लैक लाइन्स आ रही हैं एक के बाद एक, उनके बीच में जो गैपिंग है वो बढ़ती जा रही है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको एग्ज़ाम में जब आपको डायग्राम बनाना रहेगा, ये एग्ज़ाम में डायग्राम बनाने को आएगा, तो आपको जो स्पेसिंग है वो बढ़ा बढ़ा के बनानी है। जैसे जैसे आप 1 से 2, 2 से 3 जा रहे हो तो गैप आपको बढ़ाना है। क्यों? क्योंकि अगेन अगर हम क्वेश्चन अगर हम देखें ध्यान से, तो क्वेश्चन में पूछा भी हुआ है कि ड्रॉ क्या कहते हैं, वेव फंक्शन एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट 3 एनर्जी स्टेट्स। तो पहले जो 3 एनर्जी स्टेट्स हैं उनका हमें वेव फंक्शन प्रोबेबिलिटी भी ड्रॉ करना है, एनर्जी स्टेट्स भी ड्रॉ करना है, क्योंकि अगर एनर्जी स्टेट ड्रॉ करोगे तभी आप वेव फंक्शन एंड प्रोबेबिलिटी ड्रॉ कर पाओगे। सबसे पहले एनर्जी स्टेट ड्रॉ करते हैं n = 1 2 और 3 के लिए, ठीक है। तो वही जो डायग्राम मैंने सॉफ्टवेयर में दिखाया है, ठीक है, वही चीज़ हम यहाँ ड्रॉ करेंगे। तो मैं इसको यहाँ लेफ्ट में राइट साइड में ड्रॉ कर दे रहा हूँ
इस तरह से। ये जो नीचे मैंने कैलकुलेशन करके दिखाया है, ठीक है, ये आपको एग्ज़ाम में करने की ज़रूरत नहीं है, तो बस मैंने समझाने के लिए बताया था कि गैप जो है वो बढ़ता जा रहा है। ओके, और हम इसको यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। और हमारा एनर्जी लेवल यहाँ ड्रॉ कर सकते हैं। येलो कलर से मैं ड्रॉ कर दे रहा हूँ, ठीक है। ये मान लीजिए आपका E1 एनर्जी लेवल है, ठीक है। तो ये E2 एनर्जी लेवल होगा और E3 एनर्जी लेवल जो है वो थोड़ा और ऊपर होगा, ठीक है। इसको मैं हटा दे रहा हूँ, इसका कोई मतलब नहीं है अभी यहाँ पे, क्योंकि पार्टिकल जो है वो केवल बॉक्स के अंदर ही एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो एनर्जी होगी वो E1 एनर्जी होगी, ये एनर्जी E2 एनर्जी होगी, ठीक है। ये क्या एनर्जी होगी, E3 एनर्जी होगी, इस तरह से, ठीक है। और E1 E2 E3 की वैल्यूज़ देखो मैंने यहाँ कैलकुलेट करके आपको दिखाई रखी हैं कि E1 E2 E3 की वैल्यूज़ क्या होती हैं, ठीक है। ये जनरल फार्मूला है। आप यहाँ पे यहाँ तक अगर आपने एग्ज़ाम में डिराइव करा दिया तो ये आपका अंडरस्टूड होता है, ठीक है। ये n=1 लेवल होता है, n=2 लेवल होता है, n=3 लेवल होता है। ओके, बहुत बढ़िया। हमने एनर्जी लेवल हमारे कैलकुलेट कर लिए, एनर्जी आइगन वैल्यूज़ डिफाइन कर ली, ठीक है। और हमने डायग्राम भी बना के दिखा दिया कि हमारे एनर्जी लेवल्स कैसे दिख रहे हैं। जैसे जैसे ऊपर जाते हैं उनके बीच में स्पेसिंग बढ़ती जाती है। लास्ट जो हमें चीज़ कैलकुलेट करनी है, ठीक है, वो है हमारा वेव फंक्शन साई। पार्टिकल का भाई वेव फंक्शन कैसा दिख रहा है वो भी कैलकुलेट करना है। तो वो सिंपल है, ठीक है। पार्टिकल का वेव फंक्शन हम काफ़ी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए कैसे, के की वैल्यू आपने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखी है। के की वैल्यू क्या थी, n π/l, ठीक है। और वेव फंक्शन क्या था, वेव फंक्शन का भी जनरल सॉल्यूशन हमें पता ही है। वेव फंक्शन हमारा क्या था, a sin kx प्लस b cos kx। b को देखो अगर आप ध्यान से, तो b को हमने ऑलरेडी ज़ीरो कर रखा, तो ये पार्ट तो ख़त्म ही हो गया, ठीक है। k की वैल्यू हमने निकाल ली थी यहाँ पे, k की वैल्यू हमारी n π/l आई थी। बस हमारे पास क्या बचा है, a हमें नहीं पता चला अभी तक। पर चलिए फ़िलहाल के लिए हमारा जो वेव फंक्शन साई है, ठीक है, वो लिखते हैं। तो जो वेव फंक्शन आ रहा है वो हमारा क्या आ रहा है यहाँ तक, साई ऑफ एक्स क्या आया हमारा, साई ऑफ एक्स हमारा आया a साइन, ठीक है, के एक्स था, ठीक है। के की वैल्यू हमने निकाल रखी है n π/l, या चाहो चलो मैं लिख देता हूँ, ठीक है, a साइन के एक्स प्लस b कॉस के एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, b को 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे और k को n π/l सब्स्टिट्यूट करेंगे, दोनों चीज़ डालेंगे। हमारा साई ऑफ एक्स जो है वो क्या आ जाएगा, a साइन, ठीक है, k की वैल्यू हमारी आ जाएगी n π/l, तो n πx/l, और b हमारा 0 है। तो हमारा वेव फंक्शन जो है फ़िलहाल यहाँ तक क्या आ गया है, ये चीज़ आ गई है। वेव फंक्शन हमारा आ गया है साई ऑफ एक्स a साइन n πx/l। a की वैल्यू हमें अभी तक नहीं पता चली है। अब देखिए a की वैल्यू जो आती है वो किससे आती है, a की वैल्यू आती है किसी चीज़ से जिसको हम कहते हैं नॉर्मलाइजेशन, ठीक है। अब नॉर्मलाइजेशन क्या बोलता है, अगर आपको मैथ में याद होगा, ठीक है, किसी भी चीज़ की टोटल प्रोबेबिलिटी, किसी भी इवेंट की, ठीक है, सारे अगर आउटकम्स हैं उनको अगर आप ऐड करते हो तो टोटल प्रोबेबिलिटी जो है वो हमेशा क्या होती है, 1 होती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक कॉइन टॉस कर रहे हो, ठीक है, तो हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी हाफ होती है और टेल्स आने की प्रोबेबिलिटी हाफ होती है। इसके अलावा तो और कोई आउटकम होता नहीं है। कॉइन टॉस करोगे तो या तो आप हेड्स आएगा या तो टेल आएगा, और तो कुछ नहीं हो सकता है। हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी हाफ है, टेल्स आने की प्रोबेबिलिटी हाफ है, हाफ प्लस हाफ आपका जोड़ के 1 होता है। टोटल प्रोबेबिलिटी जो है वो 1 होती है। इसी तरह से आप कोई और एक्सपेरिमेंट ले लो, ठीक है, अगर आप मान लो एक डाइस रोल कर रहे हो, ठीक है, तो डाइस पे 1 से लेकर 6 नंबर होते हैं, कोई भी नंबर आ सकता है एट रैंडम, ठीक है। तो कोई किसी भी नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, वो 1/6 होती है, ठीक है। जैसे मान लो 1 के आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो 1/6, 2 के आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो वो भी 1/6। इसी तरह से आप सारे नंबर का ऐड करोगे तो 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6, 6 बार अगर आप ऐड करोगे तो वो 1 ही आ जाएगा टोटल। तो टोटल प्रोबेबिलिटी जो होती है किसी भी इवेंट की क्या होती है, 1 होती है। नॉर्मलाइजेशन जो है वो भी यही कहता है कि पार्टिकल चलो आपका कहीं भी प्रेजेंट है, ठीक है, पार्टिकल को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी जो होती है वो क्या होती है, मॉड साई स्क्वायर होती है। पर नॉर्मलाइजेशन ये कहता है कि जो टोटल प्रोबेबिलिटी है वो हमेशा आपकी 1 होनी चाहिए, ठीक है। भैया पार्टिकल आपका कहीं भी हो पर सारी प्रोबेबिलिटीज़ ऐड करके फाइनल या टोटल प्रोबेबिलिटी जो है आपकी वो 1 आनी चाहिए, उसी को नॉर्मलाइजेशन कहते हैं। तो नॉर्मलाइजेशन क्या कहता है कि द
ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन एनी रीजन शुड एड अप टू 1, ठीक है, शुड एड अप टू 1। तो नॉर्मलाइजेशन ये कहता है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग पार्टिकल किससे निकालते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग पार्टिकल हम किससे निकालते हैं? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग पार्टिकल आप बोलोगे अच्छा मॉड साई स्क्वायर से निकालते हैं, ओके, ठीक है। तो ये जो हमने यहाँ जो चीज़ लिखी है ये आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल है, मॉड साई स्क्वायर। टोटल प्रोबेबिलिटी आप कैसे निकालोगे? देखो टोटल नहीं लिखा था मैंने, ये केवल ये जो मॉड साई स्क्वायर है ये प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल है इन एनी रीजन। टोटल प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे? तो टोटल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, किसी भी चीज़ का अगर हम टोटल निकालते हैं तो उसको हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं, ठीक है। ऐड कर दो या इंटीग्रेट कर दो। अगर डिस्क्रीट चीज़ें हैं तो आप ऐड करते हो, कंटिन्यूस चीज़ें हैं तो आप इंटीग्रेट करते हो। तो आप इसको क्या करोगे, इंटीग्रेट कर दोगे, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ मॉड साई स्क्वायर, ठीक है। अब वेरिएबल जो आपका x है तो x के रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेट कर रहे हो, ठीक है, फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी क्यों इंटीग्रेट कर रहे हैं कि ताकि पूरा मतलब सारा स्पेस हमारा कवर हो जाए, कुछ भी ना छूटे, ठीक है। तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी इंटीग्रल ऑफ मॉड साई स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, ये 1 आना चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये क्या होता है, मॉड साई स्क्वायर एक्स डी एक्स, मॉड साई स्क्वायर क्या होता है, ये होता है आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग पार्टिकल, ठीक है। हमने इंटीग्रल क्यों किया, क्योंकि हमें टोटल प्रोबेबिलिटी निकालना है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन आप क्यों कर रहे हो अगर कोई पूछे, तो इंटीग्रेशन हम करते हैं टू कैलकुलेट टोटल प्रोबेबिलिटी, ठीक है। dx तो आपका इंटीग्रेशन की वजह से आ रहा है और टोटल प्रोबेबिलिटी जो है वो हमेशा ऐड होकर क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। टोटल प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज 1, ठीक है। एग्जाम में ये सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, ये जो मैंने यहाँ पे पिंक कलर से लिखा है, ठीक है। आप बस ये नॉर्मलाइजेशन की इक्वेशन लिखोगे और फिर यहाँ पे साई एक्स की वैल्यू डाल के आपको सॉल्व करना है बस, ओके। तो इतना एग्ज़ाम में आपको डिटेल एक्सप्लेन नहीं करना है, बस सॉल्यूशन आपको दिखाना है एग्ज़ाम में, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो साई एक्स है उसकी वैल्यू क्या है, a sin n पाई एक्स बाई एल है, उसको यहाँ डाल दीजिए। तो आप डालोगे यहाँ पे उसको, तो इंटीग्रल आ जाएगा मॉड ऑफ a sin n पाई एक्स बाई एल मॉड स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू 1 आना चाहिए। और इंटीग्रेशन जो है आपका वो क्या कहते हैं, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी की जगह। अब देखो आपका पार्टिकल जो है, ठीक है, मॉड साई स्क्वायर, ठीक है, हमें ये तो पहले से ही पता है कि फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग हम पार्टिकल जो है वो x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू 0 से l के बीच में ही होगा आपका पार्टिकल, ठीक है। पार्टिकल आपका 0 के पहले एग्जिस्ट नहीं कर सकता और l के बाद एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन आपको माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी करने की ज़रूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि माइनस इन्फिनिटी से 0 और l से इन्फिनिटी में वैसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग पार्टिकल 0 है। जो भी प्रोबेबिलिटी आपको मिलेगी वो 0 से l के ही बीच में मिलेगी, ठीक है। तो ये इंटीग्रेशन की लिमिट्स जो हैं वो आप माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी की जगह आप सिंपली 0 से l के बीच में डाल सकते हो, क्योंकि आपको पता है पार्टिकल ना 0 के लेफ्ट में एग्जिस्ट कर सकता है ना l के राइट में एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है। आप ऐसे भी लिख सकते हो कि सिंस पार्टिकल एग्जिस्ट्स in the range this, ठीक है, x ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन l, तो आपका जो इंटीग्रेशन लिमिट है वो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी ना होकर सिंपली 0 से l हो जाता है। और बस अब इस इंटीग्रल को हमें इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो a जो है हमारा बाहर आ जाएगा, a स्क्वायर, क्योंकि कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर निकाल सकते हो। इंटीग्रल ऑफ 0 टू l साइन, अच्छा यहाँ पे देखो ये मॉड स्क्वायर था, तो मॉड का तो यहाँ कोई मतलब है नहीं क्योंकि वैसे ही सब कुछ पॉजिटिव है। तो ये सिंपली आपका क्या हो जाएगा, साइन n पाई एक्स बाई एल, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर n पाई एक्स बाई एल डी एक्स इज इक्वल टू 1, ओके। अब देखो ये वाला जो इंटीग्रेशन है आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हो, ठीक है। आपको इंटीग्रेशन सब्स्टिट्यूशन करके अपना आप साइन स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा सकते हो इंटीग्रल का, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कर सकते हो, ठीक है। वो सारी चीज़ें आप कर सकते हो, इंटीग्रेट हो जाएगा, ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है इसमें,
ठीक है। बट आप इसका इंटीग्रल याद कर लो, ठीक है, क्योंकि बस यही एक इंटीग्रल है जो आपको ध्यान रखना है। तो ए स्क्वायर, ठीक है, और ये जो इंटीग्रेशन होता है इसकी जो वैल्यू आती है वो क्या होती है, L/2 होती है। बस आप इतना याद रख लो, ठीक है, कि 0 से L इंटीग्रेट कर रहे हो, L/2 जो है इस इंटीग्रल की वैल्यू आती है और ये 1 के बराबर हो गया। यहाँ से आप देख सकते हो कि a जो है आपका क्या आ जाएगा, या ए स्क्वायर आपका क्या आ जाएगा, 2/L आ जाएगा, और a जो है आपका क्या आ जाएगा, a आपका आ जाएगा √2 2/L। तो देखो हमने a की वैल्यू भी कैलकुलेट कर ली, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन से आपका, ठीक है, नॉर्मलाइजेशन जो कि ये बोलता है कि टोटल प्रोबेबिलिटी जो है वो 1 होनी चाहिए। तो इस इक्वेशन का यूज़ करते हुए, ठीक है, अभी तक जो हमने साई को कैलकुलेट किया था ये साई हमने यहाँ डाला, ठीक है, ए स्क्वायर को बाहर निकाला, और ये जो इंटीग्रेशन है, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर n πx/L dx, ये इंटीग्रेशन जो है आपका ये हमेशा 1, इसकी वैल्यू L/2 आती है, ठीक है। कैसे L/2 आती है उसकी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, L/2 आता है। ए की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, √2/L आ जाएगी। इसको आप याद कर लीजिए कि नॉर्मलाइजेशन जो आपका आता है, फाइनल आंसर जो आता है आपका √2/L आता है, ताकि आप एग्ज़ाम में उसको सॉल्व कर सको। तो हमें क्या मिल गया, हमें फाइनल हमारा वेव फंक्शन मिल गया, ठीक है। वेव फंक्शन हमें, अच्छा, और यहाँ पे जो वेव फंक्शन है, ठीक है, यहाँ पे इसको मैं साई n ऑफ x लिख रहा हूँ, ठीक है। n मैंने यहाँ पे क्यों इंक्लूड कर दिया है, क्योंकि जो भी n की वैल्यू होगी, ठीक है, वो हमारा साई n ऑफ x होगा, ठीक है। तो साई n ऑफ x जो है ये आपका आइगन स्टेट है, ठीक है। अब याद करिए मैंने स्टार्टिंग में आइगन स्टेट और आइगन एनर्जी बताई थी ना, तो साई n ऑफ x जो है वो आपका आइगन स्टेट है। n की जो वैल्यू आप डालोगे आपको वो वाला स्टेट मिलेगा। n को 1 डालोगे तो ये स्टेट, n को 2 डालोगे तो ये स्टेट, n को 3 डालोगे तो ये स्टेट, और उस n के करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी होती है E1 E2 E3 या En, ठीक है, वो आपकी आइगन एनर्जी होती है, ठीक है। ये आपका आइगन स्टेट है, ये आपकी आइगन एनर्जी है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमने a की वैल्यू भी कैलकुलेट कर लिया, तो अब साई ऑफ x हम फाइनली लिख सकते हैं, ठीक है। तो फाइनली हमारा साई n ऑफ x क्या आ जाता है, ये आ जाता है √2/L, a की वैल्यू साइन n πx/L, ठीक है। इसको हम बॉक्स में कर देंगे, ये हमारा फाइनल रिजल्ट है, ठीक है। ये क्या होता है, दीज आर आवर आइगन स्टेट्स, ठीक है, और आइगन एनर्जी भी लिख लेते हैं। En हमारा क्या था, En क्या आया था हमारा, क्या फॉर्मूला था उसका, n²h² / 8ml², ओके, n²h² / 8ml²। इसको भी बॉक्स में कर देते हैं, ये भी हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है। और ये हमारी क्या है, ये आइगन एनर्जीज हैं, ठीक है। जो जो आप n की वैल्यू डालोगे तो आपको आइगन स्टेट मिल जाएगा, एंड करस्पॉन्डिंग n की वैल्यू डालोगे आप यहाँ पे तो आइगन एनर्जी मिल जाएगी, ठीक। बोथ फॉर n = 1, 2, 3, ... इस तरह से। चलिए, तो या तो आपने मैथमेटिकली जो चीज़ थी वो सॉल्व कर दी, ठीक है। अब हमें वो ग्राफ जो थे वो बनाने थे, ठीक है, बस ग्राफ बचा है हमें बनाने के लिए। तो ग्राफ मैंने क्या बताया था आपको कि अगर आप क्वेश्चन वापस से देखो तो क्वेश्चन में आपको बोला था कि आपको जो है वो वेव फंक्शन ऑफ प्रोबेबिलिटी ड्रॉ करनी है, ठीक है। ड्रॉ वेव फंक्शन एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट 3 एनर्जी स्टेट्स, ठीक है। तो एनर्जी स्टेट तो हमने ड्रॉ कर ही दिए थे, एनर्जी स्टेट्स यहाँ पे ये थे आपके एनर्जी स्टेट्स, ठीक है, ये एनर्जी स्टेट्स हमने ड्रॉ कर ही दिए थे, ठीक है। अभी हमें बस वेव फंक्शन ड्रॉ करना है और प्रोबेबिलिटी ड्रॉ करनी है, तो वो भी ड्रॉ करके आपको दिखा देते हैं कैसे ड्रॉ होता है, ठीक है। तो देखो बहुत ही सिंपल है, इसी के ऊपर हम ड्रॉ करेंगे। इसको आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हो, ये सारी चीज़ें हम हटा दे रहे हैं, इसका कोई मतलब नहीं है यहाँ पे अब, ठीक है। ये आपका 0 से L है, ठीक है, इधर आपकी एनर्जी है, और ये एनर्जी हटा दे रहे हैं, यहाँ पे एनर्जी हम नहीं प्लॉट कर रहे, ये बस जो है आपका ये एनर्जी स्टेट बता रहा है, n = 3, n = 2 वाला लेवल है ये, और ये n = 1 वाला लेवल है, ओके। इस चीज़ को थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, और अब वेव फंक्शंस ड्रॉ कर देते हैं। सबसे पहले वेव फंक्शन ड्रॉ करेंगे हम, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे साई n ऑफ x है, ठीक है। हमको पहले फर्स्ट स्टेट का वेव फंक्शन ड्रॉ करना है, ठीक है। तो 2/L
स्क्वायर रूट ऑफ 2/L तो कांस्टेंट है, तो उसकी टेंशन नहीं लेनी है। अगर आप ध्यान से देखो तो आपका जो वेव फंक्शन है वो एक साइनोसोडल वेव है, ठीक है, साइन फंक्शन आ रहा है, ठीक है, साइन ऑफ n πx/L, ठीक है। बेसिकली एक तरह से आप देखोगे तो ये साइन x की तरह बिहेव कर रहा है। जो पहला स्टेट का जो वेव फंक्शन होता है, ठीक है, उसको आप जब प्लॉट करोगे तो वो ऐसा दिखेगा, इस तरह से, ओके। आधा आधा साइन वेव आपको दिखेगा इस तरह से, आप समझ लो इस तरह से आधा साइन वेव दिखेगा। ये आपका जो है, ये जो मैंने वाइट में ड्रॉ किया है, ये साई 1 x है, ठीक है। जब आप n की वैल्यू यहाँ पे 1 डालेंगे, ठीक है, n की वैल्यू 1 डालेंगे तो आपको साई 1 x जो है वो इस तरह से दिखेगा, ओके। साई 2 x आपको कैसा दिखेगा? साई 2 x जो है आपको पूरा साइन वेव दिखेगा इस तरह से, ठीक है। साई 2 x जो है आपको वो पूरा साइन वेव इस तरह से दिखेगा। तो उसको मैं ड्रॉ कर दे रहा हूँ, ये इस तरह से, इस तरह से, ठीक है। ये हमारा साई 2 x, इसको यहाँ लिख दे रहे हैं, ठीक। साई 2 x जो है आपको इस तरह से दिखाई देगा, पूरा साइन वेव आपको दिखेगा। साई 3 x में क्या होगा? 3 बार ऑसिलेशन होगा, या इस तरह से 1 2 और 3, ठीक है। तो साई 3 x जो है वो आपको इस तरह से दिखेगा। तो ये आपके जो है फर्स्ट थ्री स्टेट्स के आपके वेव फंक्शंस हो गए, ठीक है, वेव फंक्शंस ऑफ फर्स्ट 3 आइगन स्टेट्स, ठीक है। बेसिकली आपके साई 1, साई 2 और साई 3, ठीक है। तो एक तो ये ड्रॉ करना था हमें, और दूसरा हमें क्या बोला था क्वेश्चन में ड्रॉ करने के लिए? क्वेश्चन में हमें बोला था कि आपको प्रोबेबिलिटी भी ड्रॉ करना है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी भी ड्रॉ करना बहुत इजी है। प्रोबेबिलिटी क्या होती है? अगर आपको याद होगा, प्रोबेबिलिटी जो होती है वो मॉड साई स्क्वायर होती है। तो बेसिकली इसका जो स्क्वायर है वो हमें ड्रॉ करना है, ठीक। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, सारे जो वेव फंक्शंस हैं उनका हम स्क्वायर कर देंगे, तो वो भी बहुत आसानी से ड्रॉ होता है। स्क्वायर करेंगे तो अगर आप ध्यान देंगे तो स्क्वायर करते पे टाइम क्या होता है कि जो भी चीज़ नेगेटिव में होती है वो पॉजिटिव में हो जाती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो कि साई 1 x जो है उसकी तो वैल्यू पूरी पॉजिटिव है, क्योंकि वो ये जो येलो लाइन है उसके ऊपर आ रहा है, ठीक है। तो ये पूरा पॉजिटिव होगा। बस इसका जो शेप है वो हल्का सा चेंज हो जाता है। इसका शेप जो है वो हम थोड़ा ऐसे गॉसियन शेप बनाते हैं, इसका इस तरह से दिखाई देता है, इस तरह से, ठीक। तो इसका शेप ऐसा दिखता है। तो ये हमारा हो जाएगा मॉड साई 1 x का स्क्वायर, ठीक। साई 2 x का स्क्वायर क्या होगा? अब देखो साई 2 x में अगर आप समझने की कोशिश करो तो ये वाला जो पॉइंट है ये 0 है, ठीक है। ये वाला पॉइंट जो है ये 0 है, तो 0 का स्क्वायर करोगे तो 0 ही रहेगा, ठीक है। ये वाला ऊपर वाला पॉइंट पॉजिटिव है और नीचे वाला पॉइंट नेगेटिव है, ठीक है। तो जब आप स्क्वायर करोगे तो ये जो नीचे वाला हिस्सा है ये ऊपर आ जाएगा इस तरह से, ठीक है। तो साई 2 स्क्वायर का जो शेप होता है वो कुछ इस तरह से दिखाई देता है। तो उसमें बीच में एक नोड होगा, ठीक है। नोड का मतलब क्या होता है? जहाँ पे प्रोबेबिलिटी जो है वो फाइंड करने की पार्टिकल की 0 होती है, ठीक है। तो मॉड साई 2 स्क्वायर जो है आपका वो इस तरह से दिखाई देगा। और साई 3 में क्या होगा? साई 3 में आप देख सकते हो 2 नोड है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, ठीक है। ऊपर जो है वो तो पहले से ही पॉजिटिव है, जो नीचे वाला है वो ऊपर आ जाएगा, तो आपको इस तरह से 3 बम्प दिखाई देंगे। साई 3 स्क्वायर जो है वो आपको इस तरह से दिखाई देगा। इसमें 2 नोड होंगे आपके, ऐसा होगा इसका ग्राफ। ये आपका हो जाएगा मॉड साई 3 स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपके प्रोबेबिलिटी हो गए, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट 3 आइगन स्टेट्स। एंड ये आपने जो है अपना पार्टिकल इन अ बॉक्स प्रॉब्लम फाइनली सॉल्व कर लिया है, ठीक है। तो ये एग्ज़ाम में जब आप आएगा तो एग्ज़ाम में आपको इतना ही लिखना है, ठीक है। यहाँ पे आप जब फाइनल आंसर में, ये आपका फाइनल आंसर है, ये आपका फाइनल आइगन स्टेट है या वेव फंक्शन है, ये आपका फाइनल एनर्जी आइगन वैल्यूज़ है, ठीक है। ये आपका फाइनल वेव फंक्शन का प्लॉट है, फर्स्ट 3 वेव फंक्शंस का, और ये फर्स्ट 3 प्रोबेबिलिटीज़ का प्लॉट है, ठीक है। ये अगर आपने इतना डिराइव कर दिया तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। बट मैं यहाँ पे थोड़ा सा फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी बताना चाहता हूँ, ठीक है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा फिज़िकल प्रॉपर्टी के बारे में भी जान लें, ठीक है। तो यहाँ होता क्या है? अच्छा, आप इमेजिन करो कि ये अगर क्वांटम पार्टिकल ना हो के, ठीक है, क्योंकि हम स्क्रॉडिंजर इक्वेशन जो है हम बहुत छोटे पार्टिकल्स के लिए, जैसे कि इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, उनके लिए हम लगाते हैं। अगर कोई नॉर्मल पार्टिकल होता, ठीक है, नॉर्मल पार्टिकल होता, या फिर आप ऐसे समझो, इस प्रॉब्लम को आप ऐसे सोचो अब,
कि इंस्टेड ऑफ ये पार्टिकल इन अ बॉक्स, अगर आप ऐसे सोचो कि यहाँ पे कोई इंसान है, ठीक है, दोनों, और ये जो है ये पोटेंशियल की जगह ये दो बड़ी बड़ी दीवारें एकदम सीधे 90 डिग्री एंगल पे, तो दीवारें एकदम खड़ी हैं, ठीक है, और ये आदमी यहाँ बीच में खड़ा है, ठीक, एकदम दो खड़ी दीवार है, ऑब्वियसली 90 डिग्री की वॉल है, उस पर तो कोई क्लाइंब नहीं कर सकता है, ठीक है, एकदम स्मूथ वॉल है तो उस पर कोई क्लाइंब नहीं कर सकता है। ये इंसान क्या कर सकता है यहाँ पे, ये इंसान अगर यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, तो वो लेफ़्ट इतना जा सकता है x=0 तक, और राइट जा सकता है x=L तक। उसके अलावा इस आदमी के पास कोई और ऑप्शन नहीं है, बस ये 0 से L के बीच में इधर उधर जा सकता है, ठीक है। बट ये आदमी जो है, ठीक है, ये 0 से L के बीच में कहीं भी एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है। ये हो सकता है कि मान लो आपका 1/4L पे खड़ा हो, मान लो आपका 1/2L पे खड़ा हो, या 3/4L पे खड़ा हो, ठीक है, जहाँ पे भी इसकी मर्ज़ी हो वहाँ पे ये खड़ा हो सकता है, कोई भी वैल्यू होल्ड कर सकता है ये इंसान, ठीक है, कोई भी पोजीशन पे ये आपका खड़ा हो सकता है, 0 से L के बीच में कोई भी वैल्यू होल्ड कर सकता है। बट ये तो हमारा क्लासिकल केस हो गया, ठीक है, जैसे एक ह्यूमन बॉडी जो होती है एक लार्ज मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो ये ह्यूमन बॉडी जो है, या फिर अगर आप कोई ऑब्जेक्ट रख रहे हो, बॉल हो गया या कुछ हो गया, ठीक है, तो 0 से L के बीच में कोई भी पोजीशन पे वो एग्जिस्ट कर सकता है, मतलब 0 से L के बीच में कोई भी पोजीशन होगा तो वहाँ पे उस ऑब्जेक्ट को या उस इंसान को फाइंड करने की कुछ ना कुछ प्रोबेबिलिटी ज़रूर होगी, ठीक है, ज़ीरो प्रोबेबिलिटी कभी भी नहीं होगी, ठीक है। अगर माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, बड़ा ऑब्जेक्ट है, तो उसको फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी 0 से L के बीच में हर जगह कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, ठीक है। 1/4L पे कुछ वैल्यू होगी, हाफ L पे कुछ वैल्यू होगी, 3/4L पे कुछ वैल्यू होगी, ज़ीरो कभी नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट या आदमी जो है वो कहीं भी खड़ा हो सकता है 0 से L के बीच में। बट अगर हम क्वांटम पार्टिकल्स के केस में देखें, ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने स्क्रोडिंजर इक्वेशन सॉल्व किया था, ठीक है, किसी क्वांटम पार्टिकल के लिए, तो आप ऑब्जर्व कर रहे हो, ठीक है, कि जो हायर एनर्जी लेवल्स हैं, लोअर एनर्जी लेवल में तो आपका प्रोबेबिलिटी कहीं भी ज़ीरो नहीं हो रहा है, हर पोजीशन पे कुछ ना कुछ प्रोबेबिलिटी आपको मिल रही है। बट हायर एनर्जी लेवल्स में आपको नोड्स मिलते हैं, ठीक है, नोड्स मिलते हैं, यहाँ पे ये नोड्स हो गए जहाँ पे पार्टिकल को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी जो है वो ज़ीरो हो सकती है। तो यहाँ पे हमें ये समझ आता है कि जो हमारे क्लासिकल केस है और क्वांटम केस है वो इस सेंस में डिफरेंट हो सकता है कि कहीं कहीं पे, ठीक है, पार्टिकल को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, ज़ीरो हो सकती है हायर एनर्जी लेवल्स में, इवन दो क्लासिकल केस में ऐसा कुछ कभी नहीं होता, ठीक है। क्लासिकल केस में 0 से L के बीच में आपका पार्टिकल कहीं भी एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी जो है कहीं भी ज़ीरो नहीं होगी, कुछ ना कुछ प्रोबेबिलिटी होगी बट कहीं भी ज़ीरो नहीं होगी। बट क्वांटम केस में आपके कुछ नोड्स आते हैं जहाँ पे प्रोबेबिलिटी ज़ीरो हो सकती है। ओके, तो ये आपका पार्टिकल इन अ बॉक्स का प्रॉब्लम था, ठीक है, एग्ज़ाम में आएगा तो आपको एज इट इज़ डिराइव करना है, ठीक है, और ये आपके फाइनल आंसर्स हैं, अगर आप इतना करके दिखा दोगे तो इस पर आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। ओके।